Hello and welcome to viewers of Sriman Narayana Physics. My dear students, today in this video lecture, I am going to describe to you people about an electrostatic generator. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम तुम लोगों को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम वन डी ग्राफ जनरेटर है। ये जो जनरेटर है जिसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के नाम से जानता हूँ, जनरेटर से जाना जाता है। इस जनरेटर से मिलियंस ऑफ वोल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप किया जा सकता है, मिलियंस ऑफ वोल्ट की पोटेंशियल को प्राप्त किया जा सकता है, जिसका उपयोग न्यूक्लियर फिजिक्स के क्षेत्र में बहुतायत रूप से किया जाता है। वास्तविक रूप से ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर का प्रयोजन चार्ज पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या आयंस, इस तरह के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है। चूंकि ऐसे पार्टिकल्स को जब एक्सेलरेट करना होता है तो ऐसी स्थिति में सफिशिएंटली और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऐसी स्थिति में बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और जिनके बदौलत इनको हम एक्सेलरेट करा करके बम्बार्डमेंट वगैरह का प्रयोजन करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है अभी तक इंडिया में बड़े स्तर पर दो जगहों पर है। एक बार्क, जिसे तुम हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हो, इट इज लोकेटेड एट बार्क इन बॉम्बे। सेकेंडली इट इज लोकेटेड इन IIT खड़गपुर। और ऐसे इसका छोटा रूप बहुत सारे फिजिक्स के लेबोरेटरीज में स्थापित हैं। सो let us now try to discuss about this electrostatic generator. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर के बारे में, इसकी प्रिंसिपल और इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। So let us start. This electrostatic generator was invented by an American physicist and whose name was Van de Graaff, and that's why in honor of him the name of this electrostatic generator is Van de Graaff generator। चूंकि इस जनरेटर का जो इन्वेंशन है वह या इसका जो निर्माण किया वह एक अमेरिकन साइंटिस्ट के द्वारा किया गया जिसका नाम वन डी ग्राफ था, और उन्हीं के प्रतिष्ठा में, उन्हीं के ऑनर में इस जनरेटर का नाम वन डी ग्राफ जनरेटर पड़ा। अब ये जो जनरेटर है मुख्य रूप से इस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ पॉइंट लीकेज ऑफ चार्ज, और इसे कोरोना डिस्चार्ज। सो आई वुड लाइक टू डिस्कस टू यू पीपल अबाउट एक्शन ऑफ पॉइंट लीकेज ऑफ चार्ज एंड कोरोना डिस्चार्ज। व्हाट इज कोरोना डिस्चार्ज? लेट अस सी। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोरोना डिस्चार्ज we are going to consider a conductor. Suppose this is a conductor and this conductor has got pointed ends like that of the structure of a pencil। तुम देख सकते हो हमने यहाँ पर एक पेंसिल के समान हमने एक कंडक्टर को लिया and just imagine charge is supplied to this conductor। चार्ज हम इस पर देते जाते हैं और ये चार्ज जैसे जैसे देते जाएंगे यह चार्ज इसके संपूर्ण आवरण पर स्प्रेड अप करता जाएगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एट द शार्प पॉइंट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इट इज वेरी फ्यू। तुम देख सकते हो ये जो रीजन है इस रीजन पर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम है, और it is quite obvious that for such a point the value of surface density of charge sigma it will be maximum।
since sigma is equal to charge by area. For this pointed end, the area has got very least value, and that's why the value of surface density of charge will be maximum for this point. Now, if you are going to supply the charge for this conductor and it is made continuously, a stage will reach when this conductor can't tolerate the charge which has been given, which has been deposited to it, and further leakage of charge will start to take place through this point. यदि चार्ज को हम देते जाए तो ऐसी स्थिति आती है कि एक सीमा के बाद वह जो चार्ज है इस कंडक्टर के द्वारा अधिग्रहित नहीं किया जाता और अंत में यह जो पॉइंटेड एंड है, इस पॉइंटेड एंड से चार्ज लीक करना शुरू होता है और इस घटना को हम लोग लीकेज ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, एज the sigma for this point is maximum, so it is quite obvious that electric field intensity at such a point will have got very high value, very high value. चूंकि इस पॉइंट के लिए सिग्मा का मान मैक्सिमम है, इसलिए ऐसे पॉइंट्स और पॉइंट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी. और यदि सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर जाए कि फील्ड की वैल्यू वह बहुत ही ज्यादा हो जाए, ब्रेक डाउन वैल्यू जिसकी वैल्यू 3 into 10⁻⁶ वोल्ट के तुल्य होती है, जिसे हम ब्रेक डाउन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. 3 into 10⁶. यू कैन जस्ट इमेजिन, अगर यहाँ पर यह स्थिति हो जाए, इतनी फील्ड डेवलप हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके संपर्क में जाते हैं, वह भी चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, वह मॉलिक्यूल यहाँ से चार्ज रिसीव करता है, वह एयर का मॉलिक्यूल भी पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है. पुनः अब यह भी चार्ज पॉजिटिव और एयर के मॉलिक्यूल भी पॉजिटिव बन जाते हैं. परिणामतः उनके बीच रिपल्सिव फोर्स कार्य करना शुरू होता है और इस तरह से वह एयर मॉलिक्यूल्स इससे दूर होता है. फिर दूसरा एयर मॉलिक्यूल्स वही काम करता है, तीसरा मॉलिक्यूल के साथ भी वही स्थिति परिस्थिति बनती है और परिणाम इसका ये होता है कि इस कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्टर बन जाते हैं. कंडक्टिंग मॉलिक्यूल्स के रूप में वो आचरण प्रस्तुत करना शुरू होते हैं और इस तरह इसके चारों तरफ चार्ज एयर मॉलिक्यूल्स या चार्ज एयर पार्टिकल्स जो आयंस हो जाएंगे का पूरी तरह से इनके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है और इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसी को इलेक्ट्रिक विंड कहते हैं. आई मीन टू से दैट इन सच ए सिचुएशन इलेक्ट्रिक विंड इज सेट अप. सो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज. यह जो घटना है, इस संपूर्ण घटना को हम लोग कोरोना डिस्चार्ज के नाम से जानते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, the electrostatic generator whose name is Van de Graaff generator and about which I am going to discuss to you people, it is based on this principle. So let us now try to understand the construction of this electrostatic generator. So this electrostatic generator, it is consisted of a spherical cell of very large radius. यह जो electrostatic generator है वह एक स्फेरिकल सेल से निर्मित होती है जिसकी रेडियस की वैल्यू काफी ज्यादा होती है. माय डियर स्टूडेंट्स, a general question can be created in your mind that what is the purpose to take the spherical cell? It is because for a spherical cell the capacity, you know very well, for a spherical conductor the capacity is found to be directly proportional to the radius. जैसा कि तुमको हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटी होती है वह रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो लार्जर द रेडियस, लार्जर विल बी कैपेसिटी. सो कीपिंग दिस फैक्ट इन माइंड, दिस कंडक्टिंग मटेरियल, इट इज टेकन
in the form of a spherical cell. Now see, this spherical cell is located at certain height from the ground. तुम देख सकते हो ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड से दो इंसुलेटिंग स्टैंड एडजस्ट किए गए हैं और उन दोनों इंसुलेटिंग स्टैंड पर इस स्फेरिकल सेल को माउंट किया गया है जो काफी ऊंचाई पर है। अब देखा जाए यह जो स्फेरिकल सेल है इसके सेंटर पर यहाँ पर एक पुली लगाया गया है जिस पुली को हम P1 से मार्क किए हुए हैं। दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर एक दूसरी पुली ये देख सकते हो, इस पुली को हमने P2 से डिनोट किया है और ये दोनों पुली P1 और P2 एक बेल्ट जिसको हम लोग कन्वेयर बेल्ट के नाम से जानते हैं, दोनों ही पुलीज कन्वेयर बेल्ट से एक दूसरे से अटैच्ड हैं और किसी मैकेनिकल डिवाइस के द्वारा ये जो पुली P2 है, इस पुली P2 को हम रोटेट कराने की कोशिश करते हैं और जब ये पुली P2 रोटेट करता है तो ये कन्वेयर बेल्ट रन करता है और परिणामतः यह जो पुली P1 है यह भी रोटेट करता है और इस तरह से जब ये रोटेट करता है तो हम लोग चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब देखा जाए एक दूसरी व्यवस्था यहाँ पर हमने ये जो इस कंघी का हम लोग बाल को झाड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसी तरह का ये मेटल का बना होता है और इसको हम लोग मेटेलिक स्पाइक के नाम से जानते हैं और इस तरह के दो मेटेलिक स्पाइक, एक यहाँ पर C2 लगा है और दूसरा ये C1 है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जो कंघी का इस्तेमाल हम बाल झाड़ने के लिए करते हैं। फर्क ये है कि वह मेटल का बना हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इनको हम लोग मेटेलिक स्पाइक या कॉम भी कहते हैं। तो ये जो मेटेलिक स्पाइक तुम देख सकते हो, ये जो मेटेलिक स्पाइक C2 है इसका संपर्क एक सोर्स ऑफ चार्ज से किया गया है और दूसरा जो मेटेलिक स्पाइक है जिसको C1 से डिनोट किया गया है एक कनेक्टिंग वायर के माध्यम से सेल का जो इनर सरफेस है उससे अटैच किया गया है। अब हम लोग करते क्या है, इस सोर्स के द्वारा थोड़ा थोड़ा चार्ज इसको भेजा जाता है। क्योंकि ये पॉइंटेड एंड्स हैं इस मेटेलिक स्पाइक के, जिसके लिए सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, चार्ज जो है स्प्रेड किया जाता है या यूं कहें ये जो खोंगनुमा या पॉइंटेड पार्ट्स हैं इनसे चार्ज जो है लीक करता है और वह चार्ज यह जो कन्वेयर बेल्ट है उस पर आकर के पड़ जाता है। क्योंकि ये कन्वेयर बेल्ट इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है इसलिए वह चार्ज जितने रीजन पर पड़ता है उतने ही तक सीमित होकर के रह जाता है। लेकिन चूंकि ये कन्वेयर बेल्ट रन कर रहा होता है, P2 को रोटेट कराते हैं और ये कन्वेयर बेल्ट रन करता है, तो जो मान लिया जाए कि ये पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी सी मात्रा में पॉजिटिव चार्ज दिया गया और वो इस पर क्या हुआ कि लीक किया और ये मूव करते 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 यहाँ तक पहुंचता है। जब वो पॉजिटिव चार्ज इस रीजन में पहुंचता है तो दूसरा जो मेटेलिक स्पाइक C1 है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की घटना घटती है और ये नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लेता है और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है और ये जो मेटेलिक स्पाइक C1 है उस पॉजिटिव चार्ज को खींच लेता है और उस पॉजिटिव चार्ज को लेकर के और इनर सरफेस को ला करके देता है। जैसा कि तुम जानते हो कोई भी कंडक्टर चार्ज को अपने पास अंदर में नहीं रखता, वह चार्ज क्या होता है कि यह जो स्फेरिकल सेल है उसको बाहर भेज देता है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये चार्ज को इधर से दिया जाता है और वह चार्ज सीधे इस स्फीयर पर आकर के फैलता जाता है, इसके संपूर्ण आवरण पर स्प्लिट करता जाता है और स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है कि कुछ समय के पश्चात यह मिलियंस ऑफ वोल्टेज, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट को प्राप्त कर लेता है और तुम समझ सकते हो ये वोल्ट कितना ज्यादा होता है और इतनी वोल्ट पर किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराया जा सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो कार्यक्रम का मैं लास्ट कर रहा हूं। अंत में मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच पहुंचाने की कोशिश करो ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फायदा ले सके। ओके, थैंक्स।